नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 18 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे जगहों पर न्यूज़ चल रहा है कि क्या बीपीएससी पीटी के लिए 2000 सीटों का बीपीएससी जो 70वीं आ रहा है उसके लिए क्या 2000 सीटें आएंगी, 2000 सीटें आएंगी, इस तरह का कई सारे जगहों पर न्यूज़ चल रहा है। देखिए, ये नोटिफिकेशन से पहले माहौल जैसा बनाना हो गया है। आप कृपया इन चीज़ों से दूर रहें। 2000 आए, 200 आए, 400 आए, 1000 आए, इतना क्लैरिटी से नहीं कोई भी बता रहे हैं। सब लोग सीट पर वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं क्या है। 2000 सीटें आए, 1500 आए, 1000 आए, आपको एग्ज़ाम देना है तो देना है। क्या 200 सीटें आएंगी तो आप नहीं देंगे? क्या देंगे ही। 200 सीटें आएंगी तो कंपटीशन कम रहेगा। 2000 सीटें रहेंगी तो 100 परिवार लोग फॉर्म भरेंगे। तो 100 परिवार जब फॉर्म भरेंगे तो कुछ करें न करें 2-4 नंबर के कट ऑफ में फ़र्क ज़रूर आ जाता है। फॉर्म जब अधिक डाले जाते हैं, 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम का भी बात चल रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाती ज़्यादा सीटें अपने आने पर। लोभस्य पापस्य कारणम, तो वही वाला चीज़ है। जितने भी सीटें आएंगी बस हमें एक सीट निकालना है किसी भी तरीके से, वही होना चाहिए। बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। आज आरक्षण पर, बिहार आरक्षण पर आज शायद फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आज ही फैसला है बिहार आरक्षण पर और उसके पश्चात पीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये बात तो आपको मैं कब से, जून जुलाई से ही बताता चला आ रहा हूँ कि बिना आरक्षण पर फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जल्दी जारी नहीं होगा। नोटिफिकेशन तो आरक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा, क्योंकि सरकार अपने ऊपर में नहीं लेना चाहेगी कि हमारे ऊपर में आ जाए कि हमने आरक्षण दिया और आरक्षण को ख़त्म करने का भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। इसलिए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट जब दे देगी कि भाई पहले से ही पता है कि उसको रद्द कर देगी, उसके पश्चात सरकार जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बता सकती है आयोग को। तो नोटिफिकेशन आएगा, 17 नंबर को आपका एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि दिल्ली की जो सीएम है उनके पद के लिए, सीएम जो है वर्तमान में केजरीवाल जी ने रिजाइन किया है, तो आतिशी जो है ये सीएम बन सकती हैं, अभी बनी नहीं है, बन सकती हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बन सकती हैं। तो ये तो छोटा सा पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया, इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। बाकी आज का जो अपना मुख्य न्यूज़ है उसमें तीसरी बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके अलावा UNFCCC को समझेंगे, क्योंकि कॉप जो 28 होगा, अब कॉप 29 जो अजरबैजान में हो जाने जा रहा है, उसको लेकर कुछ डेवलपमेंट आया है, उसको भी समझेंगे। साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल जो है, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, प्रधानमंत्री की जी का जो है आर्थिक सलाहकार का, उन्होंने जारी किया है एक रिपोर्ट, जिसमें भारत के राज्य 1991 के बाद से, 1991 के पश्चात से किस प्रकार का ग्रोथ कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी साझा किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये बताया गया है कि बंगाल जो है और हरियाणा जो है, पंजाब जो है और दक्षिण के राज्य हैं, पश्चिम के राज्य हैं, पूर्वी के राज्य हैं, इनके बीच में कंपेयर करके प्रस्तुत किया गया किस प्रकार से इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे बंगाल में डिक्लाइन आया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया है। पंजाब में भी डिक्लाइन देखा गया है, वही हरियाणा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर नॉर्थ साउथ की बात करेंगे तो दक्षिण के राज्य जो हैं 1991 के बाद शानदार काम कर रहे हैं, ये भी उस रिपोर्ट में देखने को मिला है। तो उस रिपोर्ट को भी ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा चौथा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ समिट हुआ है, ग्लोबल समिट हुआ है गुजरात में, उसको भी हम लोग देखेंगे। इतने सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, आप ही का कल्याण होगा। देखिएगा अंत तक, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पिछली बार भी जब पीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जहाँ से सवाल पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में। इस बार भी कर दूंगा, मैं तो अपना काम करूँगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 71 बीपीएससी को लेकर हमारा ग्रुप शुरू हो रहा है 20 सितंबर से। डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है इसमें। मंडे टू फ्राइडे आपको आंसर्स लिखने को मिलेंगे, 1 सवाल 2 सवाल। शुरुआत में एनसीईआरटी के तो मैं 5-5 सवाल तक देता हूं, और सैटरडे को आपको निबंध लिखने को मिलता है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर जुड़िएगा। इसमें न्यूज़पेपर डिस्कशन का आपको PDF भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है, आपको मिल जाएगा। मॉडल आंसर भी मिलता है, बेस्ट आंसर्स भी मिलते हैं, और रिमार्क तो मिलता ही हर एक कॉपी पर, ईच एंड एवरी कॉपी चेक होते हैं। इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है 299 पर मंथ में, तो आपके लिए इससे बेहतर नहीं होगा। कोचिंग में आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। कम चीज़ों की गारंटी लेता हूँ मैं, जिस चीज़ की लेता हूँ वो 100% सही होता है। तो अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो भी इससे जुड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा ये, और बहुत ही बेहतर होगा। आंसर राइटिंग सीख जाएंगे आप, उसी से आपका कल्याण होगा।
चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का मुख्य अपना न्यूज़। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाया गया है, आयोजन किया गया है। और क्या होता है लोक अदालत? तीसरी बार लगाया गया है, इसलिए इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और क्या क्या इसके प्रावधान हैं, क्या इसमें काम क्या होता है। लोक अदालत के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने लगातार 2 बार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। एक बार उसने पूछा कि निम्न में से किसको किसको फ्री में न्यायिक सेवा दी जाती है। न्यायिक सेवा का मतलब फ्री में वकील मुहैया करवाया जाता है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स का नाम था, ओबीसी का नाम था, SC ST का नाम था, वृद्धजनों का नाम था। तो वृद्धजनों को, महिलाओं को और ट्रांसजेंडर और SC ST को और ट्रांसजेंडर को कुछ कुछ राज्यों में, जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, फ्री में वकील मुहैया करवाए जाते हैं सरकार की तरफ से। अगर आप जाते हैं तो फ्री मुहैया करवाया जाता है। इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय में ये निर्णय लिया गया था। उसके पश्चात से तो इस प्रकार के सवाल जो हैं वो हर साल एक आध सवाल आपके एग्जामिनेशन में टकराते हैं। अगर आप यूपीएससी पीटी 2020 का सवाल देखेंगे, 21 का भी देखेंगे, तो एक आध सवाल आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जुड़े हुए दिख सकते हैं। या फिर न्यायिक प्रणाली जो हमारे भारत में है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपको पीटी और मेंस में गारंटेड 1 से 2 सवाल दिखते ही हैं। पिछली बार भी बीपीएससी ने सवाल पूछ लिया न्यायिक सेवा से, जिसमें ये पूछा था कि किस प्रकार रूढ़िवादी तत्वों से भारत की न्यायपालिका लड़ रही है, जिसमें मैंने आपको समझाया था। लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द यूज किया था बीपीएससी ने, अद्भुत सवाल बनाया था उसने। बिल्कुल एनालाइज करके पिछले 5 सालों का, 4 सालों का करंट में एक छोटा सा सवाल 8 नंबर में पूछ लिया था उसने। तो 8 नंबर तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए समझिए जरा ये क्या है। हाल ही में नालसा द्वारा 27 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों, तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में 24 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व में किया गया। सबसे घटिया सवाल जो आपसे पीटी में पूछेगा वो ये पूछेगा कि नालसा कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। इनका नाम भी ध्यान में रख सकते हैं आप। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 की मुख्य विशेषता क्या है? निपटाए गए मामलों की संख्या। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 के दौरान 1.14 करोड़ से अधिक मामले को निपटाया गया। आप समझ सकते हैं कितने बड़े मामले हैं, कितने सारे मामले। 1.14 करोड़, किसी देश की इतनी आबादी हो सकती है जितने मामले निपटाए गए हैं लोक अदालत में। निपटाए गए मामलों का विवरण: 1,14,00,000 मामले जो हैं उनमें से 94,60,000 मुकदमे पूर्व मामले थे और 19,95,000 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे। निपटाए गए मामलों के प्रकार: सभी प्रकार के मामले हैं जिनको निपटाया गया है। निपटान का वित्तीय मूल्य देख ही सकते हैं कितना करोड़ रुपया है। सकारात्मक सार्वजनिक प्रतिक्रिया: इस कार्यक्रम लोगों की भारी भागीदारी देखी गई। ये सब तो हो गया कि भाई विवरण जो अभी जो कंडक्ट करवाया गया लोक अदालत, उसमें क्या हासिल किया हमने, ये तो विवरण हो गया। अब लोक अदालत होता क्या है, क्या है ये? एक बार मैंने इससे पहले समझाया था आपको, लेकिन ज़रा इसको ध्यान से समझिए क्योंकि VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लोक अदालत या जन अदालत क्या होता? ध्यान से एक शब्द को समझिएगा। न्यायालय में लंबित या मुकदमे पूर्व विवादों को समझौते या सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से निपटान हेतु एक वैकल्पिक मंच है। न्यायालय में लंबित या मुकदमे पूर्व विवादों को निपटाने के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान, इसमें सज़ा से ज़्यादा सौहार्दपूर्ण समाधान उसका क्या हो सकता है, इसको निकालने के लिए, इसको निपटाने हेतु एक वैकल्पिक यानी कि एक मंच प्रदान करता है लोक न्यायालय या जन अदालत भी इसको नाम दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर जोर देते हुए कहा कि लोक अदालत न्याय निर्णयन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आज भी प्रासंगिक है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रेमचंद जी की आपने किताब पढ़ी है, कहानी पढ़ी है पंच परमेश्वर पढ़ा है आपने। शानदार कहानी है, अद्भुत कहानी है। ये साहित्य के स्रोत हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। उसी प्रकार का है कुछ कुछ जिसमें पंच बैठते हैं और नैतिकता के द्वारा इथिक्स का यूज करते हुए, सामाजिक परंपरागत मानदंडों का यूज करते हुए फैसला सुनाते हैं। और ये आज की प्रणाली नहीं है, भारत में ऋग्वेदिक काल से पहले ये प्रणाली चली आ रही है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान ADR प्रणाली का हिस्सा है जिसका उद्देश्य लंबित मामलों में संदर्भ भारतीय न्यायालय को राहत प्रदान करना है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नियमित न्यायालय में होने वाली लंबी और महंगी प्रक्रियाओं के बिना त्वरित न्याय मतलब क्विक जस्टिस एक प्रकार से प्रदान करना है। लोक अदालत में किसी की हार या जीत नहीं होती। इस विवाद समाधान हेतु एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये लाइन बहुत ही शानदार है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के दौरान कि इसमें किसी की हार या जीत नहीं होती। जैसे मुकदमेबाजी में क्या हो जाता है, न्यायालय में एक पक्ष जीतता है केस, दूसरा पक्ष हारता है। इसमें सामंजस्य बिठाया जाता है और उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। सौहार्दपूर्ण समाधान, कितने सुंदर शब्द यूज किए गए हैं। ऐतिहासिक विकास: स्वतंत्र भारत में पहला लोक अदालत शिविर 1982 ईस्वी
गुजरात में आयोजित किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। VVI है ये। आपसे पूछा जाएगा कि ये लोक अदालत पहली बार निर्माण 1947 के बाद ही किया गया था, 1951 में किया गया। तो इस प्रकार से आपको उलझाने के लिए सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा इसका। जिसकी सफलता के बाद इसका विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। प्रारंभ में कानूनी प्राधिकार के बिना एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करता था, मतलब कि उसको कानूनी लीगैलिटी हासिल नहीं थी, स्वैच्छिक रूप से अपना कार्य करता था ये। लेकिन बाद में 1987 द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। 1987 में इसके लिए एक्ट पारित किया गया। 1987 में 1987 में 1982 में इसको शुरू किया गया और 87 में इसको लीगल बना दिया गया एक्ट पारित करते हुए। इतना शानदार प्रभावी तरीके से इसने काम किया। इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव वाले अधिकार दिए गए। आयोजक एजेंसियां कौन कौन आयोजक होती हैं इसमें, तो देखिए जरा ध्यानपूर्वक इन सभी को। नालसा ऊपर बताया है मैंने। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा आवश्यक समझने वाली अवधि और स्थानों पर किया जा सकता है। ये सब मिलकर जगह तय करते हैं और देश की संपूर्ण न्याय तंत्र, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक सब इसमें शामिल होते हैं। इतनी बड़ी इसकी अहमियत है। संरचना एक लोक अदालत में आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। 3 लोग होते हैं, एक जज साहब हो गए, एक वकील साहब हो गए और एक कौन हो गए, तो सामाजिक कार्यकर्ता, जो देखेंगे भाई किस प्रकार से किया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता का आवश्यकता होती है क्योंकि सामाजिक काम ही है ये। क्षेत्राधिकार इसके क्या है, यहाँ से सवाल पूछेगा। लोक अदालत को न्यायालय का क्षेत्राधिकार में आने वाले लंबित मामलों और मुकदमे पूर्व मामलों सहित विवादों पर क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त होता है। यह वैवाहिक विवाद, विवाह विच्छेद वगैरह से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं, समझौता योग्य आपराधिक अपराध, श्रम विवाद, बैंक वसूली, आवास, उपभोक्ता शिकायत जैसे विभिन्न मामलों का निपटान कर सकती है। लोक अदालत का गैर समझौता युक्त अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसे बलात्कार या मर्डर के मामले हो गए, तो उसके संबंध में इसका क्षेत्राधिकार नहीं है, वो इसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर का चीज़ है क्योंकि उन्हें समझौते के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता है। लोक अदालत को मामले में भेजना, मामले लोक अदालत को भेजे जा सकते हैं यदि पक्षकार लोक अदालत में विवाद निपटान हेतु सहमत होते हैं। इसमें पक्षकार द्वारा मामले को लोक अदालत में हस्तांतरित हेतु न्यायालय में आवेदन किया जाता है। मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने योग्य हो, मुकदमा पूर्ण हस्तांतरण भी हो सकता है। इन सभी के द्वारा लोक अदालत में मामले पहुंचते हैं। शक्तियां क्या क्या हैं? लोक अदालत को निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो हमारा सिविल कोड है, सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी गवाह को बुलाना, उपस्थित सुनिश्चित करवाना, दस्तावेज की खोज और जांच करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, न्यायालय कार्यालय में सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज की मांग करना और इसकी कार्रवाई किस प्रकार से होती है, स्वनिर्धारित प्रक्रिया होती है इसकी। और न्यायिक कार्रवाई, सभी लोक अदालतों की कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता 1860 जो 2023 में जिसको संशोधित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसको भी 2023 में संशोधित किया गया, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्हीं एक्ट की बात कर रहे हैं। इन सभी एक्ट के द्वारा ये फैसले ले सकती है। सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है इसको। निर्णय की बाध्यकारिता, सिविल न्यायालय का निर्णय लोक अदालत द्वारा लिए गए निर्णयों को सिविल न्यायालय के निर्णय के समान दर्जा प्राप्त होता है। ये अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी होते हैं इसके निर्णय। न्यायालय है तो बाध्यकारी ही होगा ना। न्यायालय का फैसला कभी ऑप्शनल होता है क्या कि आप स्वीकार करें या ना करें? छोटे छोटे न्यायालय भी अगर फैसला सुनाते तो बाध्यकारी ही होता है। हाँ, उसके खिलाफ आप अपील जरूर कर सकते हैं, अपील न किए जाने योग्य। लेकिन न्यायालय जो होता है लोक अदालत, इसके लिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, इसलिए लोक अदालत में लंबी अपील संबंधी प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बिना विवादों का तीव्र निपटान किया जा सकता है। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी के मामलों का आप अपील कर सकते हैं अपर कोर्ट में, उस प्रकार से लोक अदालत में ये प्रावधान खत्म किया गया है क्योंकि यहाँ पर अपराध सामान्य तौर पर छोटे होते हैं और अगर यहाँ से भी केस हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाने लग गए तो फिर क्या फ़ायदा लोक अदालत लगाने का, है ना। तो इसीलिए ये 2 प्रावधान जरूर ध्यान में रखिएगा। यही स्टेटमेंट में देगा आपसे कि इसके खिलाफ इसके जो फैसले हैं उसको हम चैलेंज कर सकते हैं अपर कोर्ट में। ऐसा नहीं होता है, अपील न करने योग्य इसका फैसला होता है और फैसला बाध्यकारी भी होता है। समझ में आ गया आपको सारा? लोक अदालत समझ में आ गया होगा। यहाँ सवाल पूछेगा तो आप कर लेंगे। 2 चीज़ें मैंने इसमें नहीं करवाई है जो आपको सोचना है। लाभ क्या क्या है और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करने में चुनौती कौन कौन सी देखने को मिल रही है,
क्योंकि बीपीएससी आपसे सिंपल सा सवाल नहीं पूछेगा, वो पहले पूछेगा आपसे प्रक्रिया क्या है। ध्यान से सुनिएगा ज़रा, आप ही के लिए समझा रहा हूँ। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तीसरा आपसे पूछेगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछेगा। लाभ क्या क्या हो सकते हैं ज़रा सोचिए, चुनौती क्या क्या हो सकती है ये भी आपको सोचना है। 2-4 पॉइंट अगर दोनों में लिख लेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ज़रा देखिए क्या है न्यूज़। केरल राज्य में, अपने केरल राज्य में जो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के वायरस के लिए चलता ही रहता है, इतने वायरस क्यों फैलते हैं केरल में? वहाँ की जलवायु ऐसी हो सकती है ना, खाद्य प्रणाली ऐसी हो सकती है, हद से ज़्यादा वहाँ पर आपको वायरस देखने को मिलेंगे। तो निपाह वायरस के कारण अभी केरल में आपको पता होगा कि पब्लिक को मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है, सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया, बिना मास्क के फाइन हो जाएगा वहाँ पर। और सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों को भी शुरू किया गया केरल राज्य में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि निपाह वायरस वहाँ पर फैला है। निपाह वायरस फैला है, कुछ सारे लोग तो नेगेटिव भी आए हैं, लेकिन कई सारे लोगों में ये चीज़ देखा गया है और वहाँ पर कांटेक्ट भी ट्रेस किया जा रहा है। जिस प्रकार से कोरोना में होता था ना कि आपको हुआ तो आपके कांटेक्ट में जिन जिन को हुआ है, जो थे उन सबको क्वारंटीन कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। तो यही प्रोसेस फिर से वहाँ पर शुरू किया गया केरल राज्य में। क्यों किया गया भाई? क्योंकि वहाँ पर निपाह वायरस का प्रकोप शुरू हो गया है। और आपको मैं बताऊँ, अप्रैल में भी मैंने निपाह पढ़ाया था, क्योंकि उसमें भी फैला था। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है केस। पिछले साल सितंबर में भी फैला था, पिछले साल के मई जून जुलाई में भी फैला था। तो ये निपाह और मंकी पॉक्स ये सब आपको जहाँ भी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे केरल से ही शुरू हो रहा है। तो ज़रा देखते हैं कि ये छोटा सा ही टॉपिक है, क्योंकि हम पढ़ लेंगे इसको तो सही रहेगा, है ना। क्या पता यही पूछ ले पीटी में स्टेटमेंट बनाकर, भाई निपाह और मंकी पॉक्स क्या होता है। मंकी पॉक्स को समझाया मैंने, निपाह ज़रा आज समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज एक अद्भुत सा न्यूज़ है। अद्भुत सा न्यूज़ कौन सा है? अद्भुत सा न्यूज़ ये है कि पेजर पता होगा आपको, एक डिवाइस होता था फ़ोन से पहले जिससे मैसेज वगैरह प्राप्त होते थे, छोटा सा डिवाइस होता था। और फ़ोन, इनमें ब्लास्ट करवाकर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इजराइल ने लेबनान में मौजूद कई सारे लोगों को निपटा दिया। 8 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से ज़्यादा लोगों को घायल किया, पेजर में ब्लास्ट करवाकर और फ़ोन में ब्लास्ट करवाकर। इस प्रकार का वायरस का यूज़ किया गया और जिसके द्वारा बैटरी इतनी हीट कर जाती थी कि फ़ोन ब्लास्ट कर जाता है। मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार की चीज़ें दुनिया भर में हो रही है, इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे न्यूज़ के तौर पर। बाकी अभी ज़रा निपाह को देखिए, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे। ओके, देखिए निपाह एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या है? जानवर से इंसान में आया है। हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख थोड़ी नहीं थे कि बोलते थे जानवरों से दूर रहो। जानवर से इंसान में आया है, ये जानवर से इंसान में आया है। निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव पैरामाइक्सोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपा वायरस जीनांस वंश का एक आरएनए अथवा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है तथा हेड्रा वायरस से निकटता संबंधित है। ये जो पैरामाइक्सोविरिडे है इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जूनोटिक वायरस है ये भी ध्यान में रखिएगा, और आरएनए वायरस है ये भी ध्यान में रखिएगा। 3 चीज़ें ही ध्यान में रखने हैं आपको, 3 चीज़ें ही ध्यान में रखने हैं। कुछ ही जानवरों के संपर्क में आने के लिए हमारे पूर्वज बोलते थे। कुछ ही जीव जंतु हैं जिनको पालतू बनाया जा सकता था, बाकियों से दूर रहने के लिए हमें बोलते थे। इसलिए भी बोलते थे जानवरों का स्वभाव जानवरों जैसा ही होगा, कितने भी अच्छे हो जाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, इस तरह का संक्रमण का भी खतरा रहता है। जूनोटिक वायरस जो होते हैं ये जानवरों से इंसान में फैलते हैं, और उसके पश्चात आप देख सकते हैं कोरोना ने क्या मचाया दुनिया में उत्पात। ये एक का उदाहरण है। ऐसे कई सारे जूनोटिक वायरस, आज तक जो मैक्सिमम वायरस फैले हैं ना देश भर में, दुनिया भर में जिन्होंने प्रकोप मचाई है, मैक्सिमम जूनोटिक ही होते हैं, मतलब कि जानवर से ही इंसान में संचरित होते हैं। हो गया ना। अगला देखिए, हेड्रा वायरस संक्रमण का एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों, मनुष्यों दोनों में गंभीर तथा अक्सर घातक बीमारी का कारण बनते हैं। हेड्रा वायरस यह पहली बार 1999 मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। इस बीमारी का नाम मलेशिया के गांव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया, जहां सबसे पहले इसका पता चला था। इसीलिए इसका नाम निपाह पड़ गया, क्योंकि मलेशिया के गांव में सबसे पहले पाया गया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है। यह पहली बार घरेलू सूअरों में देखा गया था, जैसे कुत्ते, बिल्लियों, बकरियों, भेड़ों और भेड़ों सहित जानवरों की प्रजाति में पाया गया है। यह रोग पटरोपस जीनस के फ्रूट बैट अथवा फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है, जो निपाह और हेड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत हैं। यहीं से ये वायरस जो है वो फैलता है।
यह वायरस चमगादड़ के मूत्र और संबंधित रूप से चमगादड़ के मल, लार और जन्म के समय तरल पदार्थों मौजूद होता है और उसके संपर्क में अगर आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आप में ये फैल जाएगा। मोर्टेलिटी रेट वगैरह कम है इसका। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर वगैरह कम है, मृत्यु दर वगैरह बहुत ही कम है और ज़्यादा कोहराम नहीं मचाता है, लेकिन फैला बहुत बार है केरल में। मानव संक्रमण, बुखार, सिरदर्द, उनादीपन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, संभावित मृत्यु आदि ऐसे इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो इंसेफेलाइटिस में जो सब चीज़ें देखी जाती हैं वही सब चीज़ें इस विष में भी होती हैं। रोकथाम, वर्तमान में मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। निपाह का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। मंकी पॉक्स का है, निपाह का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बस संक्रमण की देखभाल करके ही हम क्या कर सकते हैं, तो मनुष्यों को बचा सकते हैं, बाकी तो कोई हमारे पास और चारा है नहीं बचाने का। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए क्या है कि पोस्ट 1991 सॉदर्न स्टेट इमर्जेज एज ए लीडर, किसमें कहा गया है, तो भाई EACPM यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल PM यानी कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, उसने एक वर्किंग पेपर जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि भारत के स्टेट का कंपेयर किया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और राज्यवार भी कंपेयर किया गया है। आपको ज़रा मैं कुछ ट्रेंड दिखाता हूँ। ट्रेंड देखिएगा 1991 के पश्चात से क्या क्या हुआ है। दिल्ली का आपको दिख रहा है, दिल्ली में देखिए पहले डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ। हरियाणा में देखिए कितना शानदार प्रदर्शन किया है। पंजाब का ज़रा देखिए, पंजाब आपको डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का देखिए, पहले अप हुआ, फिर डाउन हुआ, अब थोड़ा सा अप हुआ है। उत्तराखंड का आप देखेंगे शार्प इंक्रीज आपको दिखाई देगा। वेस्ट बंगाल का भी देखिए शार्प डिक्लाइन है और कंटिन्यूअस डिक्लाइन है। अभी तक 2 राज्य हमें दिख रहा है जिसमें शार्प डिक्लाइन दिख रहा है। ग्राफ का अध्ययन करना सीखिए, ये पैटर्न हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ये आप आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं इसका। 1991 के बाद हुए परिवर्तन जहाँ से पूछा जाता है, NCERT 11th में चैप्टर है 1991 के सुधार भारत में, LPG नाम से 3 चैप्टर दिया हुआ है भारत के 11th की NCERT में। वहाँ सवाल PT में भी पूछा जाता है, पिछले साल PT में भी पूछा गया था आपसे 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। इकोनॉमिक्स का जो मैंने वीडियो बनाया था 69 BPSC PT, उसमें सवाल है, वो देखिए ज़रा जाकर। तो NCERT वहाँ से पढ़िएगा और इसका उपयोग कर लीजिएगा। उसके पश्चात बिहार का देखिए, आपको डिक्लाइन दिखेगा, फिर आपको दिखेगा एक अभी समान रूप से है, ना तो ग्रोथ है ना तो डिक्लाइन। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि लालू जी के राज के दौरान 2000 ईस्वी के आसपास बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ निगेटिव में चल रही थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, समाजवादी सरकार के साथ बिहार में निगेटिव में ग्रोथ थी, जो था वो भी बर्बाद हो रहा था। कई बार मैंने उनकी अच्छी चीज़ें बताई है, तो ये भी सच है उन्हीं के कार्यकाल का। ओडिशा का आपको दिख सकता है कि ओडिशा ने अच्छा काम किया, ग्रोथ हो रहा है। झारखंड का भी आपको दिख सकता है, तो बना ही है। उत्तराखंड और झारखंड का इस प्रकार का मैप इसलिए है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सपाट देखिए, क्योंकि दोनों का निर्माण ही अभी हुआ है। असम का आपको दिखेगा, एक कोई ट्रेंड नहीं है। महाराष्ट्र आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, गुजरात भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राजस्थान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक ठाक। और अलग अलग राज्यों का आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनका देखिए ज़रा परफॉर्मेंस कितना शानदार है। सबका आपको अपग्रेड दिखेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये इस ट्रेंड में सामने आया है कि दक्षिण के राज्य जो हैं शानदार काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने जो था उसमें भी उसने डुबा ही दिया, और पंजाब जो था उससे ही उसका डिक्लाइन ही हुआ है। हरित क्रांति के पश्चात कोई राज्य अगर उन्नत हुआ तो वो है पंजाब, लेकिन पंजाब 1991 के पश्चात से डिक्लाइन हो रहा है। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर हुई है। कंपेयर करें, अगर हम ट्रेंड को देखें तो हमें दिखेगा वेस्ट बंगाल जो है वो उसकी स्थिति खराब हुई है, वेस्ट बंगाल की स्थिति भी खराब हुई है, ऐसा बताया गया इस रिपोर्ट में। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत के दक्षिण के राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, भारत के पश्चिमी राज्य जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके पश्चात से नॉर्दर्न स्टेट, दिल्ली, हरियाणा परफॉर्म एक्सपेशली वेल। दिल्ली, हरियाणा वगैरह ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसमें ये भी कहा गया है।
उसके पश्चात से इसमें कहा गया कि पंजाब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के पश्चात 60 से 70 के दशक में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन उसके पश्चात से वहाँ पर आतंकवाद जैसी समस्याओं का उदय हुआ और अलगाववाद जैसी भावनाओं का उदय हुआ और इसको इकॉनमी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई। अब पलायन और नशा का दंश झेल रहा है पंजाब और वर्तमान उसकी कंडीशन वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। अभी भी समृद्ध स्टेट है, खान पान कल्चरल रूप से बहुत ही समृद्ध स्टेट है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी ग्रोथ थी उस ग्रोथ रेट को उसने क्या किया तो छोड़ दिया, उस ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाया। जैसे आपने भी देखा होगा कई सारे बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर उस पढ़ाई के उस रेट को छोड़ देते हैं अलग अलग चीज़ों पर कर। पंजाब के साथ भी कथाकथित उसी तरह का हुआ है थोड़ा बहुत। अगला देखिए क्या है, ईस्टर्न स्टेट कंटिन्यू टू रिमेन ए कंसर्न। पूर्वी राज्य अभी भी एक समस्या बने हुए हैं, जिसमें बताया गया कि वेस्ट बंगाल जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका 1960 के आसपास से पर कैपिटा इनकम जो था वो अगर आज के कंपेयर करके हम लोग देखेंगे तो हमें सही नहीं दिखेगा। इसमें ये भी कहा गया है कि बंगाल जो 1960 के दशक में भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला राज्य हुआ करता था। पर कैपिटा इनकम वाला राज्य होता था तीसरा सबसे बड़ा, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में तीसरे नंबर पर था 1960 के दशक में। अभी वर्तमान में भारत में 14वें स्थान पहुंच गया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। कौन? तो वेस्ट बंगाल। ये भी एक कंसर्न है कि भारत के पूर्वी राज्य जो हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपको नहीं दिखेंगे असम के अलावा। ये आपने गौर नहीं किया? क्यों नहीं गौर किया भाई? इससे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल का कहाँ है आंकड़ा? यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया गया है? होगा आंकड़ा, न्यूज़पेपर में नहीं आया है, हो सकता है ऐसा, या फिर हो सकता है आंकड़ा ही नहीं आया हो। असम का हमें देखने को ज़रूर मिला है, असम के अलावा किसी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की यहाँ पर चर्चा नहीं दिख रही है मुझे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में दिखाया गया है कि भाई वेस्ट बंगाल जो है उसका आपको कंटिन्यूअस डिक्लाइन करता हुआ दिखेगा, आपको कंटिन्यूअस कम होता हुआ दिखेगा। जितना उसका 1960 के दशक में था उस रफ्तार को उसने खो दिया कहीं ना कहीं। और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के बारे में भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बाकी ये कहाँ पर काम आएगा आपके उत्तर लेखन में, कंपेयर करने में काम आएगा, जहाँ पर आप बता सकते हैं कि 1991 के बाद किन किन राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और किन राज्यों ने खराब प्रदर्शन किया है, किस क्षेत्र में ग्रोथ बहुत अच्छा है, किस क्षेत्र में ग्रोथ बहुत कम है। जैसे भारत का अगर हम लोग देखेंगे तो वही है जो है, पहले था वही था। दक्षिण के राज्य शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, पश्चिम के राज्य भी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, उत्तर के राज्यों में अभी भी स्थिति कंसर्न है। हालांकि हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया है। पूर्व के राज्यों में भी कंसर्न है क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इनके परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं हैं। उतने अच्छे क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमेशा से ही खराब थे इनका, है ना, इसीलिए नहीं है अच्छा हो ही नहीं पाता है। चलिए देखिए क्या है, और इसमें ध्यान से देखिए क्या है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति 1960 के दशक में पंजाब की जीडीपी हिस्सेदारी मुख्य रूप से हरित क्रांति के कारण बढ़ी, लेकिन उसके बाद 1991-91 तक लगभग 4.3% पर स्थिर हो गई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक कार्यपत्र वर्किंग पेपर के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद और सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में पंजाब की हिस्सेदारी 1991 के बाद घटी है, जो कि पड़ोसी हरियाणा राज्य जो है उससे आगे निकल गया है आर्थिक इंडिकेटर्स पर। हरियाणा को पंजाब से ही अलग किया गया था। पंजाब जो है सिख बहुल राज्य है, हरियाणा जो है हिंदी भाषी लोगों का राज्य था, इसीलिए इसको अलग किया गया था। हिंदी भाषी लोगों का राज्य, और पंजाब गुरमुखी वहाँ पर चलता है और पंजाबी भाषा का यूज होता है और सिख बहुल राज्य है। 1961-61 से 2023-24 नामक पेपर में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी पंजाब से अधिक है। इसकी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 2023-24 से पंजाब की 106.7% की तुलना में 176.8% पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा जो कभी एक ही राज्य का हिस्सा थे, अलग अलग आर्थिक परिप्रेक्ष्य का अनुभव कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया कि कल को झारखंड जो है उसकी कंडीशन बिहार से बहुत ही अच्छी हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं क्या कंडीशन हो जाएगा। वैसे झारखंड की अच्छी स्थिति हो भी जाएगी। इसमें कहा गया कि 60-61 में पंजाब की जीडीपी में हिस्सेदारी 3.2% थी, जबकि हरियाणा की 1.9%। मंगलवार का अखबार ने कहा कि पंजाब की जीडीपी की हिस्सेदारी 60% बढ़ी, जिसका मुख्य कारण हरित क्रांति था, लेकिन ये स्थिर हो गई 4.3% पर, और इसके बाद गिरावट शुरू हुई। आखिरकार ये 2.4% पर पहुँच गया है इसका हिस्सा। इसकी तुलना में हरियाणा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसमें गुरुग्राम की चर्चा सबसे शानदार तरीके से की गई है। गुरुग्राम की
की चर्चा क्यों की गई है? क्योंकि गुड़गांव इकोनॉमिक हब बन गया है देश का, अलग ही दुनिया दिखेगा अगर आप गुड़गांव जाएंगे तो। हालांकि पानी भरा हुआ रहता है, नाव लेकर जाना पड़ेगा आपको। पेपर में कहा गया कि इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या पंजाब का कृषि पर ध्यान केंद्रित करना डच बीमारी के एक रूप में योगदान देता है? अब ये क्या बोला मैंने, डच बीमारी एक यूज किया जाता है शब्द। देखिए क्या है, औद्योगिकरण की ओर इसके संक्रमण बाधा डालता है। अर्थशास्त्र में डच बीमारी एक ऐसी घटना है जहां अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय संसाधन का तेज विकास, अन्य क्षेत्रों में गिरावट को बढ़ावा देता है। EAC-PM पेपर में कहा गया है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में काफ़ी अंतर इसके नीतिगत निहितार्थों को समझने के लिए आगे की जांच की मांग करता है। डच बीमारी का तात्पर्य होता है कि इकोनॉमी के एक सेक्टर इतना ग्रोथ कर जाए कि बाकी सेक्टर पीछे हट जाएं। एग्रीकल्चर के कारण वहाँ पर कभी लुधियाना और जालंधर शहर जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, अब वो कमज़ोर हो गया है वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी इसमें बताया गया है। तो डच बीमारी क्या है? अर्थशास्त्र में एक ऐसी घटना है जहाँ अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय संसाधन का तेज विकास, अन्य क्षेत्रों में गिरावट को बढ़ावा देता है। इसी को डच बीमारी नाम दिया जाता है अर्थशास्त्र का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चर्चा में रहे डच बीमारी किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से, विज्ञान से, बीमारी से, मानव स्वास्थ्य से, किससे रिलेटेड है? तो आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है कि चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो गुजरात में किया गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि री इन्वेस्ट के चौथे संस्करण को ऐतिहासिक घटना को याद किया जाएगा, क्योंकि यह पहली बार है जब सभी हितधारक एक उज्जवल भविष्य के लिए इतने बड़े निवेश का संकल्प लेने के लिए आगे आए हैं। यहाँ शपथ पत्र के रूप में 2030 तक 32.45 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में 32.45 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसको लेकर संकल्प पत्र वहाँ पर रखा गया है। गुजरात के गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा कि हम बहुत सारा काम करने जा रहे हैं, इतना आपको नहीं ध्यान में रखना है। चौथा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए इसका क्या नाम है, वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो। री इन्वेस्ट इसको कहा जाता है, ग्लोबल लेवल का होता है ये। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात में किया गया, जिसमें 32.45 लाख करोड़ रुपया 2030 तक के लिए खर्चा किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला एक छोटा सा पीटी फैक्ट है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया है। हॉकी के एशियन चैंपियन ट्रॉफी में 1-0 से भारत ने चीन को हराया है। चाइना में ही आयोजित किया गया था इस खेल को, चाइना ही होस्ट मेंबर था, उसी को हमने हराया है, ये ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा पीटी फैक्ट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में हमने किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी जीता है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी? तो हमने चाइना को हराया है, चीन में ही इसका होस्ट किया गया था और वहीं पर उसको हराया है। अगला देखिए, अगला है कि COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट को हम साइन करेंगे। फोकस टू बी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट। द होस्ट ऑफ द ईयर COP29 summit, Azerbaijan announced Tuesday it has decided to launch a new fund to support developing countries' action against climate change। जो विकासशील देश हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर एक क्या किया जाएगा? तो एक फोरम बनाया जाएगा जिसके द्वारा आने वाले समय में क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर वैसे विकासशील देशों को कोई नुकसान हुआ है या वर्तमान में हो रहा है या क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं अगर विकासशील देश, तो उनको सपोर्ट किया जा सके, इस प्रकार का फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। ऐसा होस्ट कंट्री अजरबैजान ने बताया है। बाकू में इसको आयोजित किया जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, जब इसका आयोजन होगा तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या किया जाएगा। अभी ये बातें चल रही हैं। फिलहाल मैं आपको UNFCCC समझाऊंगा, क्योंकि यही वो है जो COP का आयोजन करवाता है। तो क्या है ये बॉडी, कब इसको स्थापित किया गया था, छोटा सा पीटी फैक्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। UNFCCC का पहले फुल फॉर्म ही याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC का फुल फॉर्म है। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको पीटी के लिए कभी छोड़कर मत जाना, उसी में से एक है UNFCCC। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता
1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था। जून 1992 जो रियो में सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, उसी में किया गया था। 1972 स्टॉकहोम के 20 वर्षों के पश्चात इसको आयोजित करवाया गया था। 1991 में यूएसएसआर का फॉल हुआ तो अमेरिकी गुट में एक ध्रुवीय विश्व को दिखाते हुए UNFFC को गठित किया गया और अर्थ समिट आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो 1992 में, जून 1992 रियो अर्थ समिट, ब्राज़ील। विभिन्न देशों के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसको लागू किया गया। लागू कब से हुआ है? 21 मार्च 1994 से 21 मार्च 1994 से। अपनाया कब गया भाई? तो 1992 में इसको पहली बार बनाया गया था। 1995 से लगातार UNFCCC वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। क्या 1992 से ही कर रहा है वार्षिक बैठक? नहीं, 1995 से कर रहा है, 1995 से कर रहा है। इसके तहत 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ। विकसित देशों Annex 1 में शामिल देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया। औद्योगिक देश जो हैं उनको UNFCCC वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसको कॉप कहा जाता है। और अब तक 29 कॉप आयोजित किए जाएंगे। इस बार 2024 ईस्वी में 29वां कॉप आयोजित किया जाएगा। 1995 से बैठक हो रही तो 29 कॉप ही तो होगा। एग्जाम में कुछ नहीं याद आए तो ये भी काउंट कर सकते भाई 29 कॉप होने वाला तो कब शुरू हुआ होगा, क्योंकि हर साल ही होता है। भले इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता, बैठ कर ये लोग समोसा चाय खा कर अपने घर चले जाते हैं, कुछ परिणाम नहीं निकलता कॉप ऑप का। हकीकत बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं होता, इनके लिए बस एक टूर होता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कॉप का आयोजन हो रहा है अजरबैजान में। UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का नाम दिया जाता है। और ये था UNFCCC के बारे में सबसे छोटा सा PT फैक्ट। यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा, कुछ UNFCCC के कॉप का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आपको मुझे ये बताना है कि कौन कौन से कॉप भारत में आयोजित किए गए हैं अब तक। कॉप की कौन कौन सी बैठक भारत में आयोजित की गई है, ज़रा गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए। अगला टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही शानदार सा अद्भुत सा न्यूज़ है। तकनीक के बदौलत क्या क्या किया जा सकता है दुनिया में, आपको नहीं अंदाज़ा है। हो सकता है आपके हाथ में जो फ़ोन हो उसमें बॉम्ब लगा हुआ हो, आपके हाथ में जो फ़ोन हो वो ब्लास्ट कर जाए, कोई दूर बैठे बैठे कर दे। 2750 लोगों को इंजर्ड किया है एक दिन में इजराइल ने, और 8 लोगों को निपटा भी दिया, जिसमें से एक जो था अय्यास नाम का था, जिसको 1996 ईस्वी में 1996 बॉम्बिंग के लिए दोषी था इजराइल में। वो फ़ोन पर बात कर रहा था, फ़ोन ब्लास्ट हुआ और उसको निपटा दिया गया। फ़ोन और पेजर एक डिवाइस होता है जिस पर, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा हो उसमें पेजर दिखाया हुआ है, सर्च कर लीजिएगा। पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिस पर पहले संदेश वगैरह प्राप्त होते थे और बातचीत वगैरह नहीं होती थी फ़ोन जैसे, लेकिन संदेश प्राप्त होते थे। तो पेजर और फ़ोन में ब्लास्ट करवाया गया और 2750 लोगों को इंजर्ड कर दिया गया और 8 लोगों को निपटा दिया गया। ऐसा बोला जा रहा है हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा अटैक था। ये हिजबुल्लाह के लिए किया था इजराइल ने लेबनान में। और हुआ क्या दरअसल में, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों में लेबनान में फ़ोन और पेजर का सप्लाई हुआ ना, इजराइल ने उसको सप्लाई चेन को बाधित किया और उसमें इस तरह के डिवाइस लगा दिए, इस तरह का एक्सप्लोसिव लगाकर पेजर और फ़ोन का सप्लाई किया उसने लेबनान में। और जब उसको ज़रूरत महसूस हुई तब ब्लास्ट करवा के निपटा दिया गया। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की तकनीकें दुनिया भर में काम कर रही है। सप्लाई चेन को इन्फ्लेटेड किया गया इजराइल के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। वॉर चल रहा है तो वॉर में तो सब कुछ जायज़ होता, आपको पता ही है। इजराइल के लिए कितनी सारी दिक्कतें हैं, हमास से भी लड़ रहा है, ईरान के प्रॉक्सीज से भी लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है, लेबनान से तो है ही, सीरिया तो उसका दुश्मन रहा ही है। चारों तरफ से घिरा हुआ है और लड़ रहा है सबसे। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए समझाया, ऐसे कोई एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछेगा आपसे। सिक्योरिटी थ्रेट कौन कौन से हो सकते हैं तकनीक के ज़माने में, उसका एक शानदार उदाहरण है। तकनीक का दुरुपयोग क्या हो सकता है उसका अद्भुत उदाहरण है ये, जिसमें क्या था कि फ़ोन और पेजर में एक्सप्लोसिव लगाए गए थे छोटे स्तर के, और मिलिट्री ग्रेड के वो एक्सप्लोसिव थे जिनके एक्सप्लोड होने से 8 लोगों की जान गई और 2750 को उसने इंजर्ड किया है। आप समझ सकते हैं 2750 को पहले उसने टूटू की आवाज़ की फ़ोन और पेजर ने, फिर निपटा दिया गया, है ना। तो चलिए ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, इसको बस ध्यान रखिएगा न्यूज़ के तौर पर। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। 71 ग्रुप में ऐड होना हो तो बताइएगा, ऐड होइएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए। जो लोग जुड़े थे उनसे पूछिएगा कि उनको कितना बेनिफिट मिला है, तभी वो जुड़े हुए हैं।
कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और फिर से जुड़ेंगे 70 बीपीएससी पीटी के बाद। अभी तो पीटी की तैयारी कर रहे 70 के लिए लोग, उसके लिए ग्रुप बाद में शुरू होगा। 71 के लिए आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा, यही समय है लिखने का। फरवरी मार्च के बाद तो आपको फिर पीटी में ही लगना पड़ेगा, अभी नहीं लिखेंगे तो सारा समय निकल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।